इजिप्ट यानी मिस्र को भी इसराइल लेकर डूबने वाला है। मिस्र एक बार फिर संकट में है। तख्ता पलट की तलवार मिस्र पर लटक रही है। काहिरा की सड़कों पर जनता का गुस्सा उबल रहा है और नारे गूंज रहे हैं, अशाब युरीद इस्कात अन-निज़ाम, यानी कि जनता चाहती है कि सत्ता गिरे। एक बार फिर से मिस्र पर संकट है। एक बार फिर से मैंने क्यों कहा, यह आपको आगे बताऊंगी। और वो मिस्र जो बंद जुबान में इसराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहा था, क्या यही मिस्र में तख्ता पलट की वजह है या इसके पीछे इसराइल का हाथ है? आज के इस पूरे वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी दोस्तों। इसके अलावा सीरिया और गजा से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी आपके लिए लेकर आई हूं। इसराइल ने यमन को किस तरह से तगड़ी धमकी दी है, यह भी आपको बताऊंगी। और सऊदी अरब ने इसराइल के साथ मिलकर यमन के साथ कितना घटिया काम किया है, यह भी आपको बताऊंगी। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए। कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर से लिखा करिए। और जो लोग हर रोज वीडियो लाइक करते हैं उनका मैं बहुत सारा शुक्रिया करती हूँ। दोस्तों कमेंट फटाफट कर दीजिए ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई भी फटाफट दे सकूं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मिस्र में हो रहे विरोध की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि विरोध क्यों हो रहा है और तख्ता पलट की बातें कैसे सामने आई। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये काहिरा की आधी रात की तस्वीर है। लोग फोन का टॉर्च जलाकर अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड पर लोग अशाब युरीद इस्कात अन-निज़ाम यानी कि जनता चाहती है कि सत्ता गिरे का नारा लगा रहे हैं। ये नारा अरब वसंत क्रांति यानी कि अरब स्प्रिंग कलर रेवोल्यूशन का पॉपुलर नारा है। अब मिस्र में ये हालात क्यों बने और ये हालात क्या मिस्र के भविष्य का फैसला करेंगे, इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, हिस्ट्री पर गौर करना होगा। क्योंकि हिस्ट्री की तार इसराइल और अमेरिका से जुड़ी हैं और जहां इनकी तार हो उस देश में तख्ता पलट जैसी घटनाएं बड़ी बात नहीं है। सीरिया एक इसका जीता जाता और बड़ा उदाहरण है। खैर देखिए और समझिए गौर से। पिछले 40 सालों का इतिहास देखिए तो पता चलता है कि मिस्र और इसराइल महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार हैं। इसी कारण तख्ता पलट भी हो चुका है मिस्र में। पश्चिम एशिया का एक अहम आंदोलन मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसने 2011 में मिस्र में भ्रष्ट शासक हुर्री मुबारक की सरकार को हटाने में सफलता पाई। इसे मिस्र की इस्लामी क्रांति माना गया, जैसे 1979 में ईरान में हुआ था। वहीं सीरिया में भी इख्वानियों यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य ने हाफिज अल असद की सरकार के खिलाफ बगावत की कोशिश की, लेकिन सीरियाई सेना यानी SAA ने इसे दबा दिया। मिस्र की 2011 की क्रांति को शुरुआत में अमेरिका और इसराइल विरोधी माना गया, लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद मुर्सी की इख्वानी सरकार ने अपने बुनियादी उद्देश्य और नारे से दूरी बना ली, मतलब डिस्टेंस बना लिया दोस्तों। और इसके उलट मुर्सी ने अमेरिका और इसराइल से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका और इसराइल किसी के सगे नहीं हो सकते और खास तौर पर मुस्लिम देशों के तो बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं। आखिरकार अंत में अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ धोखा किया, पीठ में छुरा घोंपा और 2013 में अल सीसी ने मुस्लिम ब्रदरहुड विरोधी सैन्य तख्ता पलट के जरिए देश पर कब्जा कर लिया। इस सैन्य तख्ता पलट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र की राजनीति से लगभग खत्म कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के समर्थन से अगर अल सीसी को सत्ता मिली है तो वो किसकी वफादार करेंगे, किसके वफादार होंगे? जाहिर है अमेरिका और उसके दोस्त इसराइल के। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थक है दोस्तों और एर्दोगन को खुद एक इख्वानी माना जाता है। हालांकि आलोचकों का, जो लोग आलोचना करते हैं, उनका ये कहना है कि एर्दोगन मोहम्मद मुर्सी की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड के सिद्धांतों को यानी उनके प्रिंसिपल्स को अपने लाभ के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। यानी एर्दोगन भी मोहम्मद मुर्सी की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड के करप्ट वर्जन को फॉलो करते हैं। वहीं हमास जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा है, उसने कभी दुश्मन के सामने या साथ समझौता नहीं किया। यही दोस्तों करप्ट वर्जन अब मिस्र की जनता को अपनी अल सीसी सरकार
का पसंद नहीं आ रहा है, नापसंद कर रही है वहां की जनता, क्योंकि आज मिस्र के आर्थिक हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। यही वजह है कि काहिरा की सड़कों पर लोग खुलकर अब्देल फताह अल सीसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि जनता चाहती है कि सत्ता गिरे, यानी कि तख्ता पलट हो। यह मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन कई वर्षों बाद हो रहा है दोस्तों। कई वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इन प्रदर्शनों की वजह आर्थिक संकट, आजादी पर पाबंदियां और सरकारी भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन है। अब मिस्र की सरकार का पतन अगर होता है तो इसके पीछे की वजह अमेरिका और इस्राइल से वफादारी ही होगी, उनसे करीबी ही होगी। अगर मुस्लिम देश एक दूसरे से गद्दारी ना करें, फायदे के लिए दुश्मनों से हाथ ना मिलाएं, सत्ता मिलते ही तानाशाह ना बने, तो किसमें इतनी मजाल है कि आंख दिखा दे। सीरिया के हालात ही देखिए कि किस तरह एचटीएस और इसराइल का भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है इस वक्त। इसराइल ने खुद यह माना है कि सीरिया में तख्ता पलट जो हुआ है, असद की सरकार जो गिरी है, उसमें उसका ही हाथ था। वहीं दूसरी तरफ एचटीएस ने ये कहा है कि भाई हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है तुमसे, यानी कि इसराइल से, जबकि इसराइल का कब्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है सीरिया की सरजमी पर। इससे कोई मतलब नहीं है एचटीएस को, और ईरान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है सीरिया की सत्ता पर काबिज एचटीएस। मना कर दिया है साफ तौर पर कि नहीं, ईरान हमारा आसमान इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसराइल जरूर जमीन इस्तेमाल कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है एचटीएस को। साफ साफ इसराइल ये बोल रहा है कि हम 2025 तक तो सीरिया छोड़ने वाले ही नहीं हैं और जितना कब्जा कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन एचटीएस कह रहा है कि भाई हमें मतलब नहीं है, हमने तो इसराइल के लिए आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, जितना कब्जा करना है खुल कर करो, तुम्हें खुली छूट है इसराइल भैया। हम तो इन सब चीजों में अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब सोचिए, ईरान से इतनी दुश्मनी कि आसमान भी नहीं देंगे, और इसराइल पर आप इतना मेहरबान है कि लड़ाई लड़कर तख्ता पलट करवाया, देश हासिल कर लिया, और देश में से कुछ हिस्सा इसराइल को देने के लिए तैयार हैं आप। तो अब इससे साबित क्या होता है कि आखिर एचटीएस की लड़ाई किसके लिए थी, किसके लिए उसने तख्ता पलट कराया, किसके लिए लड़ाई लड़ी? क्या ईरान के खिलाफ लड़ रहा था एचटीएस? क्योंकि असद ईरान समर्थित ही थे, और अब इजिप्ट में भी वही तख्ता पलट वाली चीजें होने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम कंट्रीज में आपस में ही इतनी फूट है, ऐसे में तो कोई भी कब्जा कर लेगा ना, आकर कोई भी मुंह उठा कर आएगा और आपकी जमीन को कब्जा लेगा। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि मिस्र कहीं ना कहीं बंद जुबान में इसराइल का साथ देता है। ईरान पर हमले के लिए भी खामोशी से उसने समर्थन किया, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये निकलकर सामने आई थी कि मिस्र ही मेडिएटर बना युद्ध विराम के लिए, और इसराइल और हमास के बीच बात कराने के लिए वो तैयार हुआ, और मिस्र ने ही इसराइल को सप्लाई करने वाले विस्फोटक से भरे जर्मन जहाज को कई देशों द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपने अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर रुकने की परमिशन दी। इस जहाज में इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज के लिए करीब 1.5 लाख किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक थे, जो मिस्र के एक सैन्य गोदाम में उतरे थे। अब आप खुद सोचिए, सारे देशों ने कहा कि हम नरसंहार में इस्तेमाल होने वाले हथियार को अपने देश से जाने नहीं देंगे, लेकिन मिस्र इसराइल का बड़ा भाई बनकर आ गया और कहा कि छोटे भाई चिंता मत करो, और हमारे पास सैन्य गोदाम है, यहीं पर उतार दो तुम अपना हथियार, और उसके बाद खूब नरसंहार करना, हम तो बैठे ही हैं यहाँ हमास के साथ युद्ध विराम की बात करने। लेकिन अमेरिका और इसराइल का साथ देकर मिस्र की सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि ज्यादा गुड़ चूटा नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम देश होकर मिस्र ने कहीं ना कहीं इसराइल के लिए हथियार से भरे जहाज को अपने यहाँ रोकने से खुद को मासूम मुसलमानों के नरसंहार का समर्थक साबित कर दिया था। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और एचटीएस लीडर अहमद अल शरा यानी कि जुलानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे दमिश्क में यानी सीरिया की राजधानी दमिश्क में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ही होगा दोस्तों। असद को सत्ता से हटाने के पीछे तुर्की, इसराइल और अमेरिका जैसी ताकतों का ही हाथ था, और तुर्की भी एक मुस्लिम देश ही है।
पर उसे इस्राइल और अमेरिका का साथ देना ज्यादा पसंद है, लेकिन नरसंहार के लिए आवाज उठाना कतई नहीं पसंद। यही हाल है दोस्तों इस वक्त मुस्लिम देशों का, आपस में दुश्मनी और दुश्मन को भाई बनाकर बैठे हुए हैं ये लोग। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ जो सीरिया से ही सामने आया है। इस्तांबुल के लोगों ने एक क्रिसमस ट्री को किस तरह से तोड़ डाला, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले तुर्की समर्थित मिलिशिया ने सीरिया के अल-सुकैलाबिया में एक क्रिसमस ट्री को जला दिया था और इसका इल्जाम असद समर्थकों पर डाल दिया था। अब ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदेशा है कि इस्तांबुल की घटना का भी दोष असद समर्थकों पर मढ़ा जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ यमन है, डटकर इस्राइल का सामना कर रहा है और इस्राइल अब उसे खुली धमकी भी दे रहा है। इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो यमन के सना और हुदैदा में वही करेंगे जो गजा, लेबनान और तेहरान में किया। इस्राइल ने अंसारुल्लाह के नेताओं को मारने की यानी उनकी हत्या करने की सीधी और खुलेआम धमकी दे दी है। इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज ने कहा है कि वे अंसारुल्लाह के नेतृत्व को कमजोर करने और उनके रणनीतिक ढांचे को नष्ट करने की योजना यानी कि खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उन्होंने हानिये सिनवार और नसरल्लाह को तेहरान, गजा और लेबनान में शहीद किया था, वैसे ही हुदैदा और सना में भी अंसारुल्लाह के नेताओं को निशाना बनाएंगे। आपको पता है इस्राइल की हिम्मत क्यों है इस तरह की बातें करने की, इस तरह की धमकी देने की? क्योंकि जब अपने ही लोग अपने दुश्मन बन जाएं तो पड़ोसी तो आंख दिखाते ही हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले इस्राएली सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया था कि वो यमन पर नए हमले के लिए दूसरे देशों को शामिल करेंगे। अब तुर्की और यमनी मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चला है, सामने आई है खबर कि यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ बड़ा हमला शुरू हो चुका है। खबर यह है कि सऊदी अरब ने, जी हाँ, सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया है दोस्तों। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने उत्तरी यमन के सादा इलाके पर गोलीबारी की है, यानी गोले बरसाए हैं। ये इलाका अंसारुल्लाह के नियंत्रण में है। सोचिए, ये वही सऊदी अरब है जिसकी आवाज गजा के लिए नहीं निकलती। अरे सऊदी अरब गोलीबारी करनी ही है तो इस्राइल पर करके क्यों नहीं दिखाते, जो अपने हथियारों की ताकत गजा के निहत्थे लोगों पर दिखा रहा है। दोस्तों, फिलिस्तीन के नबलुस और यतमा गांव में फिलिस्तीनी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के लड़ाकों और इस्राएली सेना के बीच एक बार फिर से झड़पें हुई हैं। गजा में 3 इस्राएली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पश्चिमी किनारे पर हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन के लोग लगातार इस्राएल की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस्राएल लगातार जुल्म कर रहा है, नरसंहार कर रहा है मासूमों का, लेकिन तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों के ही दुश्मन बने पड़े हैं, उनसे ही दुश्मनी निभा रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है सऊदी अरब के इन हमलों की और मिस्र में तख्ता पलट की खबरों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह की अच्छी खबरें लेकर आती रहूं। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।